नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे 2014 के लोकसभा चुनाव की। ये मोदी की लहर थी दोस्तों। और इसका हरियाणा पर व्यापक असर था। 13 सितंबर 2013 को प्रधानमंत्री पद के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी का नाम फाइनल किया था और 15 सितंबर 2013 को हरियाणा के रेवाड़ी में एक पुरुष सैनिकों की रैली आयोजित की गई थी, जिसके संयोजक कैप्टन अभिमन्यु थे। उस रैली में जो भीड़ उमड़ी और जो मोदी जी ने जो संबोधन उसमें किया, उससे ये साफ हो गया था कि अब देश के प्रधानमंत्री के रूप में यही बंदा बैठने वाले हैं। और लोगों को एक उम्मीद उन्होंने जगा दी थी। और वो उस समय का जो माहौल था, ऐसा माहौल था कि 2G स्पेक्ट्रम, कोयला घोटाले, पता नहीं क्या क्या घोटाले उस समय हो गए थे कांग्रेस सरकार में। और मनमोहन सिंह की फिर ऊपर से खामोशी, उनको रिमोट की तरीके से सोनिया गांधी का चलाए जाना, बहुत सारे कारण होते हैं सरकारों के गिरने के। तो इधर से हरियाणा में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को करीबन 10 साल होने वाले थे। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था, बहुत सारे कारण थे जिसके चलते हरियाणा में भी ये साफ साफ दिखाई दे गया था कि अब ये बीजेपी यहाँ पर अपनी पकड़ बना रही है। और आज के जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे उस चुनाव के सबसे रोमांचक पहलू की, या रोमांचक चुनाव की। दोस्तों, हर चुनाव अपने आप में कहानी बनाता है, अपने आप में एक इतिहास बनाता है, अपने आप में एक सबक दे के जाता है। तो 2014 का जो लोकसभा चुनाव था, उसने भी हरियाणा की राजनीति में बहुत कुछ तय किया। भारतीय जनता पार्टी ने यह चुनाव लड़ा था हरियाणा जनहित कांग्रेस के साथ गठबंधन करके। कुलदीप बिश्नोई को 2 सीट दी गई थी। पहले करनाल और हिसार दी गई थी। करनाल से उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पुराने साथी और उस समय सुपर सीएम कहे जाने वाले विनोद शर्मा का नाम फाइनल कर दिया। सुषमा स्वराज इस पर नाराज हो गई और उस समय तक किसी की इतनी हैसियत नहीं थी कि सुषमा स्वराज को इग्नोर कर सकें, तो उनका नाम उनको ड्रॉप करना पड़ा। फिर कुलदीप बिश्नोई को सीट दी गई सिरसा की। सिरसा में उनके पास कोई कैंडिडेट नहीं था, तो उन्होंने सुशील इंदौरा, जो इनेलो से सांसद रह चुके थे, उनको अपनी पार्टी में लाया और उनको टिकट दे दिया। खुद हिसार से चुनाव लड़े। भारतीय जनता पार्टी ने 8 जगहों पे चुनाव लड़ा और उनमें से 7 सीटें वो जीत गए बहुत आसानी से। रोहतक में इस जो पूरी मोदी लहर पूरे देश में उस समय बह रही थी, उस समय भी दीपेंद्र हुड्डा अपना गढ़ बचाने में कामयाब रहे। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे रोमांचक चुनाव की, और ये सबसे रोमांचक चुनाव 2014 का हिसार में लड़ा गया था। क्योंकि हिसार में कुलदीप बिश्नोई का गढ़ था हिसार, और उनके सामने मुकाबले में थे दुष्यंत चौटाला, जो अपने पिता और दादा के जेल जाने के बाद नए नए आए थे, पार्टी संभाल रहे थे। और अभय सिंह चौटाला अपने भतीजों के कंधे से कंधे लगाकर खड़े थे और उस समय तक ये परिवार एक था। तो वो जो पूरा चुनाव है, वो चुनाव जाट और नॉन जाट के ध्रुवीकरण पे बट गया था। शुरुआत में ही ये चुनाव स्पष्ट हो गया। कुलदीप बिश्नोई के कुछ विवादित ऑडियो आए, एक आध विवादित विज्ञापन उन्होंने छपवाया, और फिर पूरा का पूरा चुनाव जाट और नॉन जाट के मुद्दे पर बन गया। हालांकि ये एक कड़वी सच्चाई भी है, और इसके चोई भजनलाल तो कहते भी थे कि वो भी जाट हैं, बिश्नोई एक पंथ है। तो लेकिन चुनाव तो हमेशा जाति पर लड़े जाते हैं, और अब जो संविधान की व्यवस्थाएं हैं या उसमें बिश्नोई एक जाति है। तो ये जो पूरा चुनाव है जाट और गैर जाट के नारे पर बटा। और आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि चुनाव कितना रोमांचक हुआ होगा कि 6 विधानसभा क्षेत्रों में से कुलदीप बिश्नोई जीतने के बावजूद भी 3 विधानसभा क्षेत्रों की वजह से 32,000 वोटों से दुष्यंत चौटाला से हार गए। और हार के बाद वो बहुत निराश हुए, और इसके बाद उन्होंने काफ़ी दिन वो दिल्ली में रहे और हिसार की तरफ मुंह करके भी नहीं सोए। बड़े दुखी वो इस समय हुए थे। दुष्यंत चौटाला की जीत को जाटों ने अपनी करो या मरो की स्थिति से जोड़ लिया, और वो हर हाल में कुलदीप बिश्नोई को हराना चाहते थे। तो उस समय ऐसी कहानियां भी खूब सुनी गई कि किसी व्यक्ति ने किसी को अगर 5-10 हज़ार रुपये उधारे भी दे रखे हैं, तो उसने कहा कि भाई पैसे मत दियो, वोट दुष्यंत चौटाला को दे दियो। इस कदर ये चुनाव जातिगत रंग उस समय ले चुका था। और दुष्यंत चौटाला ने
25 साल की उम्र होते ही ये चुनाव जीता था। देश में सबसे कम उम्र के सांसद वो बने थे और इसके बाद वो राष्ट्रीय पटल पर छा गए। बाद में तो उनकी पार्टी टूटती है और वो हरियाणा सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनके जीवन का जो आधार है, उनको आगे ले जाने वाला, वो हिसार का लोकसभा चुनाव था। इसके साथ ही उन्होंने अपने पिताजी के जो कुलदीप बिश्नोई की हार थी, उसका भी एक तरीके से हिसाब किताब चुकता कर दिया था। हालांकि राजनीति में कुछ हिसाब किताब होते नहीं हैं। उचाना और नारनौंद ऐसे दो हलके थे जिन्होंने दुष्यंत चौटाला को इस मुकाम पर पहुंचाया, लेकिन उसके बाद फिर चुनाव होते हैं तो फिर दुष्यंत चौटाला वहाँ पर दोनों जगह से हारते भी हैं। तो ये वक्त वक्त की बात होती है। और इस जो चुनाव है, इस चुनाव ने कुलदीप बिश्नोई का बहुत बड़ा नुकसान किया, क्योंकि फिर भारतीय जनता पार्टी को ये समझ में आ गया था कि अब कुलदीप बिश्नोई का कोई व्यापक जनाधार बचा नहीं है। यही वजह है कि भाजपा के कुछ नेताओं ने यह कहना शुरू कर दिया था कि वो अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। हालांकि जो केंद्र में जो भाजपा है, उनकी ये लास्ट टाइम तक कोशिश रही कि कुलदीप बिश्नोई को साथ लेकर ही चुनाव लड़ा जाए, और बताते हैं कि 25 सीटों तक वो उनको ऑफर दे रहे थे, लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने उसको स्वीकार नहीं किया, जो शायद उनके जीवन की दूसरी सबसे बड़ी भूल थी। पहली भूल थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार में, जो खुद पद ना लेकर अपने पिताजी को राज्यपाल ने लेकर किया था, और दूसरी बार भूल ये थी जो भाजपा के साथ उन्होंने गठबंधन में ना रहने का फैसला लिया और 25 सीटों से ज़्यादा की डिमांड लास्ट टाइम तक करते रहे। उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव होते हैं और आपको उन चुनाव में पता ही है कि क्या होता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का एक नया दौर शुरू होता है, और उस समय भाजपा में ही मुख्यमंत्री पद के कई चेहरे होते हैं। कैप्टन अभिमन्यु एक चेहरे थे, ओम प्रकाश धनखड़ एक चेहरे थे, रामविलास शर्मा जी एक चेहरे थे, संघ के नाते मनोहर लाल खट्टर जी एक चेहरे थे, लेकिन अल्टीमेटली उनको जगह मिली मनोहर लाल खट्टर जी को मुख्यमंत्री के रूप में, और बाकी ये कैबिनेट के बड़े दमदार चेहरे 2014 में रहे और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बने, और जो अब तक चल रहे हैं। तो ये 2014 का जो लोकसभा चुनाव था, इसने 2014 में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बनाने का भी एक तरीके से रास्ता साफ कर दिया था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ही चुनाव बन गए थे दोस्तों। और दीपेंद्र हुड्डा जो मोदी की उस लहर में भी अपनी सीट बचा ले गए थे, फिर 2019 में वो चुनाव वो भी हार गए। तो हरियाणा की राजनीति के समीकरण बदलते रहते हैं दोस्तों। अब जो कल का एक वीडियो होगा, वो वीडियो होगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लेखा जोखे पर, कि क्या कारण रहे उनका जो सरकार चली गई और क्या अच्छे काम उन्होंने किए थे, क्या गलतियां उनसे हो गई, और इसके बाद फिर मनोहर लाल खट्टर आए। ये दो वीडियो 1966 से लेकर अब तक ये हमारा कंप्लीट हो जाएगी ये यात्रा। राजनीति की बातों में आप शुरू से लेकर आखिर तक जब मर्जी आए, आपका मन करे, आप इन वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद कुछ ऐतिहासिक वीडियो और राजनीति के बसते हैं और अलग अलग श्रृंखलाएं हैं दोस्तों। किताबों पर थोड़ा ध्यान देंगे क्योंकि बहुत अच्छी किताबें हरियाणा में लिखी गई हैं, और वो किताबें अब आउट ऑफ प्रिंट हैं। किसी भी बहुत भागदौड़ करके मैंने वो तथ्य जुटाए हैं। तो वो कहानियों से न केवल राजनीतिक जो परिदृश्य है हरियाणा का, वो हमें पता लगेगा, बल्कि हम उस दौर के सामाजिक परिदृश्य को भी समझने में मदद करेंगे। तो राजनीति की बातों का सिलसिला जारी रहेगा दोस्तों। 3 बजे इस 2014 तक की यात्रा तक ही हम ये वीडियो करेंगे। इसके बाद दूसरे वीडियो राजनीतिक करेंगे। 2014 में मनोहर लाल खट्टर का दौर शुरू हुआ था और हम उनके राजकाज की जो समीक्षा है, उनका राज खत्म होने के बाद जरूर इतिहास करेगा, हम नहीं तो कोई और करेगा। लेकिन अभी उनका समय चल रहा है, इसलिए हम फिर राजनीति की दूसरी पुरानी बातों पर ही लौट जाएंगे, क्योंकि ये 3 बजे का शो हमारा राजनीति के बातों पर, ऐतिहासिक तथ्यों पर इसकी जो पृष्ठभूमि है वो रहती है दोस्तों। अगर कोई सुझाव हो आपका, कमेंट करके बता दें। शुक्रिया, नमस्कार।